लिबरेशन आर्मी जिस तरीके से अभी लोहा ले रही है सीधे सीधे पाकिस्तानी सरकार और फौज से, ऐसा लग रहा है कि ये खतरा बढ़ सकता है और अगर परमाणु बम किसी भी तरीके से हाथ लग गया तो ये पूरे दक्षिण एशिया के लिए बड़ा खतरा होगा। आप दोनों मेरे साथ में रहिएगा। इस बीच मिल रहा है बड़ा और उन्हें मुल्क के लिए फख्र करार दिया। साथ ही साथ अगर हम देखें तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में मशहूर इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की आमद पर उनकी पुरजोश इस्तकबाल किया गया। उन्हें साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज तो फिर हम चलाएंगे भी। हाँ वो जरूर चलाइएगा, क्योंकि ये मेन स्ट्रीम मीडिया तो है नहीं, हमारे ऊपर तलवार तो कोई लटक नहीं रही। ठीक है, अपने चैनल का यही तो फायदा होता है कि इंसान हर बात खुल के कर सकता है और उसको हम चला भी सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं जी सबसे पहले कि बलोचिस्तान की जो हमारी एक हिस्ट्री है। अपडेट पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा से, जहां पर कोहराम मचा हुआ है। सेना और आतंकियों में फिर से मारकाट मच गई है। सर्च ऑपरेशन में सेना के कैप्टन की मौत हो गई है। पाकिस्तानी सेना ने 10 आतंकियों को मार गिराया है। आतंकियों के पास से हथियार मुलाकात की, जिससे मुल्क में उनकी मौजूदगी पर मुख्तलिफ रायें भी सामने आ रही हैं। तो इसके बारे में हम तफसील से बात करेंगे डॉक्टर कमर चीमा साहब से। तो जी डॉक्टर साहब, जैसे हम देखें कि सुनीता विलियम्स की कामयाब वापसी पर भारत में जो उसकी तरफ चलते हैं ताकि जो व्यूअर्स हमारे हैं वो अच्छी तरीके से समझ सकें कि असल में इशू क्या है। सबसे पहले तो 1947 के अंदर 1948 के अंदर बलोचिस्तान एक प्रॉपर सूबा नहीं था। ये पाकिस्तानी अवाम के लिए भी मैं ये बता रहा हूँ कि उनको भी नहीं पता होगा इस बात को। जब्त किए गए हैं। खैबर पख्तूनवा के डेरा इस्माइल में चल रहा है ये सर्च ऑपरेशन। सर्च ऑपरेशन में सेना के कैप्टन की मौत हो गई है। हालांकि 10 आतंकियों को मार गिराने का दावा भी पाकिस्तानी सेना ने किया है, लेकिन जिस तरीके से ये टकराव बढ़ा है खैबर पख्तूनवा में, पहले भी हालात ठीक नहीं और ऐसे में ये जो बड़ी खबर है ये निकलकर सामने आ रही है। खलबली एक तरीके से देखी जा रही है। कोहराम मचा हुआ है खैबर पख्तूनवा में। हुसैन जावेद जी, इसके बारे में जानकारी है आपको? जी बिल्कुल, मैं इसमें आपको ये बता दूं, ये हमारा केपी की एक जिला है, उसको कहते हैं डीआई खान। वहां पे इस तरह की कार्रवाई हुई है और जो हमारी फोर्सेस थी उनके पास इंटेल थी कि यहाँ पर आतंकी जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो वहां पर उन्होंने अटैक किया और आपने सही कहा कि 10 के करीब जो आतंकी है वो यहाँ पर ढेर कर दिए गए और ये काफी खतरनाक किस्म के आतंकी थे। लेकिन ऑब्वियसली जब ऐसी फाइट होती है और जब आप मतलब इस तरह से एक्शन में होते हैं तो हमारे एक कैप्टन और उनकी शहादत भी होगी, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन वही बात है कि आज इन्हीं लोगों की कुर्बानियों के बायस हम यहाँ बैठ के बुद्धिजीवियों की तरह आराम से बात कर रहे होते हैं। हमें एक अच्छा माहौल मिला होता है क्योंकि हमारी आर्मी जो है वो मुकम्मल तौर पे अपनी कुर्बानियां भी दे रही है, इनका सफाया भी कर रही है, सिर्फ अपनी आवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए। तो उनको तो हम सलाम पेश करते हैं। एक सवाल आप अगर मुझे टाइम दे, मैं सोडी साहब से करना चाहता हूँ कि देखिए जिस तरह से ये आपकी स्टोरी है कि इस तरह से हमारे जो जोरी बॉम्ब्स हैं वो आतंकियों के हाथ में लग सकते हैं और इंडिया का झंडा जो है वो हमारे सूबों के अंदर इस तरह से है, तो सोडी साहब मेरा सवाल ये, फिर इस तरह तो इसमें तमाम इंडियन फैक्टर बिल्कुल सामने आ जाता है। अगर आपकी रिपोर्ट देखें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बीएलए की जो सारी ये एक्शन है, उनकी जो सारी मूवमेंट है, ये फिर ऑर्गेनिक मूवमेंट तो नहीं है? इसमें तो इंडिया का फैक्टर भी हमें फिर साफ दिखाई दे रहा है। उनके हाथ में इंडिया का झंडा क्यों है? मतलब इस तरह की जो बातें हैं वो तो फिर एक शक को भी सोडी सर, इस बात का बहुत छोटा सा रिएक्शन आप दीजिएगा क्योंकि अगली खबर जो तुर्की से आ रही है वो भी दर्शकों को देनी है। एक सवाल और ऐड कर लें, जल्दी से एक सवाल और ऐड कर लें। वो मेरा सवाल ये कि मुझे इसके साथ ये भी बता दें कि इस टाइम इंडिया और काबुल हुकूमत का आपस में स्टेटस क्या है? क्या इनके दरमियान ताल्लुकात कायम हो चुके हैं? और जो हमारा जाफर एक्सप्रेस का इंसिडेंट था, सारी दुनिया ने इसको कंडेम किया, इंडिया ने इसको अब तक कंडेम क्यों नहीं किया? सोडी सर। जावेद जी, ऐसे है कि मैंने अपनी जो टिप्पणी पहले की, मैंने भारत का झंडा बलूचिस्तान में लहराने की बात मैंने नहीं की। मैंने सिर्फ परमाणु हथियार की बात की और मैंने एक विख्यात किताब और लेखक की बात की और वो अमरीकी लेखक है, उसने ये लिखा है परमाणु हथियार के बारे में। दूसरा जो आपका प्रश्न है कि भारत और अफगानिस्तान के क्या रिश्ते हैं, भारत और अफगानिस्तान के वैसे रिश्ते हैं जैसे बाकी मुल्कों के हैं। अभी तक ना पाकिस्तान है, क्योंकि भारत किसी से युद्ध की स्थिति चाहता नहीं है, वो चाहता है सभी देशों के साथ में रिश्ते अच्छे रहे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से तो वो पॉजिटिविटी मिलती नहीं। साथ ही साथ पीओके में भी भारत का झंडा लहराया गया था, तब भी बातों को इसी तरीके से तूल दिया गया था। इस बीच खरोश देखा गया और सिमिलरली हम देखें कि हमारी तरफ एक इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की पाकिस्तान की मौजूदगी में एक जोशो खरोश देखा गया। तो पाकिस्तान की प्रायोरिटी
प्रायोरिटीज इंडिया से, भारत से इस तरह मुख्तलिफ क्यों है कि उनकी हम देखें एक एस्ट्रोनॉट हैं और हमारे इधर एक इस्लामिक स्कॉलर के आने पर? देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया प्रायोरिटी का, ठीक है। पाकिस्तान की प्रायोरिटी ये है कि पाकिस्तान के अंदर कोई साइंटिस्ट नहीं आ रहा, कोई इंजीनियर नहीं आ रहा, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई इंजीनियर नहीं आ रहा, कोई क्वांटम कंप्यूटिंग के हवाले से कोई डिस्कशन नहीं है, कोई इस वक्त दुनिया में रेयर अर्थ मेटल्स की बड़ी बात हो रही है, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। दुनिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करती है। नरेंद्र मोदी बिल्कुल एक मजहबी शख्सियत है, आपको पता है, बड़े हार्डकोर प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं, लेकिन वो इंडिया की जो यूथ है, इंडिया की यूथ को इंस्पायर करने के लिए वो खत लिखते हैं सुनीता को और कहते क्या है, गुजरात आओ, जिस तरह कि आपने अपने इंट्रो में कहा। अब देखें वो गुजरात आएंगे और अब आप देखें वो मोमेंटम क्या होगा। पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान एक मजहबी क्लैरिक है जाकिर नाइक, कई मुल्कों में इनकी पकड़ दकड़ चल रही है, कई मुल्कों में ये तस्वुर किया जाता है कि ये इंडिया में आई थिंक इनकी पकड़ दकड़ की बातें होती हैं। और मुझे तो ये भी पता चला था कि जब मलेशिया के वजीर आज़म आई थिंक इब्राहिम साहब इंडिया आए थे लास्ट टाइम, तो इस हवाले से उनसे सवाल भी किए गए थे कि ये जाकिर नाइक जो है ये वहाँ पे है, भागा हुआ है, लेकिन आई थिंक इंडियंस इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना चाह रहे थे, लेकिन शायद इस हवाले से डिस्कस किया गया था। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन है प्रायोरिटी का। हमारी प्रायोरिटी क्या है? हमारी प्रायोरिटी ये है कि हमें जब नेशनल यूनिटी चाहिए होती है, हम बाहर से किसी जाकिर को, आलिम को, किसी बड़े स्कॉलर को बुलाते हैं, मजहबी स्कॉलर को बुलाते हैं, ताकि वो आए और आके जनाब वो हमें जो है ना वो कुछ बता जाए। जब हमें बाहर से जब हमें इंटरनल यूनिटी चाहिए होती है। अब रिसेंटली भी आपको पता है जाकिर नाइक साहब आए और ये कहे कि पीआईए पे इल्ज़ाम लगा के चले गए कि जी पीआईए ने मुझे 1000 किलोग्राम का मेरा वजन था, मुझे माफ़ नहीं किया, उनको पता नहीं है मैं स्कॉलर हूँ, ये हूँ वो, मतलब वो डिमांड कर रहे हैं, फेवर लेना चाहते हैं। मतलब आप सारा टाइम हमें इस्लामी तालीमात और क्या क्या बातें बताते हैं और अभी आप क्या कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी क्या कर रहा है? नरेंद्र मोदी जो है वो आपको साइंटिस्ट से मिलाता है, वो इंस्पायर करता है। अभी वो जब गया था यूएसए तो वो एलॉन मस्क से मिल के आया। अभी वो सुनीता विलियम, आप देखें ना, अब इंडिया की जो ग्लोबल आइडेंटिटी है उसको स्ट्रेंथन करना चाहता है, बताना चाहता है भाई कि ये आप देखें ना, ये जो सुनीता विलियम है 1965 में ओहायो में अमेरिका में पैदा हुई। जब ये अमेरिका में पैदा हुई, इनके वालिद गुजरात से हैं, इनकी वालदा जो है वो स्लोवेनिया से है, स्लोवेनियन, शी इज इंडियन स्लोवेनियन जो है हेरिटेज से इनका ताल्लुक है। यूएस नेवल एकेडमी से पढ़ी हुई हैं, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट इन्होंने फ्लोरिडा से पढ़ी हुई। प्रॉपर हमारे साथ मर्जर करना नहीं चाहते थे एज ए प्रोविंस, और इसमें कायदे आजम जो हमारे लीडर हैं उन्होंने खान ऑफ कलात के साथ मिलकर मीटिंग्स भी की थी, 2-3 मीटिंग्स भी हुई थी। 1947 में आई थिंक हुई थी दिसंबर के अंदर, और एक 1948 में हुई थी। लेकिन वो मीटिंग्स में कोई उनकी तरफ से डिसीजन नहीं था हुआ, उन्होंने कहा नहीं भाई हमें समझ नहीं आ रही, यानी कि हम पाकिस्तान के साथ अभी नहीं मिलना चाहते। जी, उन्होंने उसमें डिसाइड नहीं किया था। उसके बाद फिर कायदे आजम की डेथ होगी और फिर सिनेरियोस चेंज हो गए, और अल्टीमेटली 1970s का इलेक्शन हुआ और 1971 में फिर जाके ये एक सूबा बना, लेकिन उसमें भी इन्होंने अपनी फौजें वगैरह उतार दी और फिर जाके वो एक प्रॉपर सिनेरियो बना। तो अब मसला यहाँ पे इस दफा ये आ रहा है कि अब उनके जो मिसिंग पर्संस हैं, कि बहुत ज्यादा लोग वहाँ पे मिस हो रहे हैं, वो मिस करने वाले कौन है, कौन लोग हैं जो उनको उठा के ले जाते हैं। और वहाँ पे आपको पता है कि अब बलूचिस्तान के अंदर अब जो वो मारांग बलोच है, वो जो उनमें से वो फिगर बता रहे 1000 के तकरीबन 1000 के करीब स्टूडेंट्स और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और सोशल एक्टिविस्ट उसमें शामिल हैं। लेकिन मेन मसला हमारे यहाँ पे आता है कि जब आप एक चीज डिक्लेयर कर चुके हैं कि ये एक डेमोक्रेसी है, तो फिर वहाँ पे मिसिंग पर्सन का क्या तुक बनता है। वहाँ पे आप बलूचिस्तान के अंदर चले जाएं, अब देखें वो बेसिकली बात कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स की, ठीक है। अब एक ह्यूमन राइट्स के अंदर खाना, रिहाइश, साफ पानी, बिजली की सहूलत, ये सब एक ह्यूमन राइट्स में आते हैं ना। तो आप मुझे बताएं कि 70% से ज्यादा जो इलाका है बलूचिस्तान का, वो तो बेसिक फैसिलिटी से ही जो है वो महरूम है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। आप मुझे बताएं कि कितनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे, कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। और आपको इस बात का पता है कि जो हमारी नेचुरल गैस है उसके सबसे ज्यादा ज़खायर बलूचिस्तान के अंदर है, ठीक है। वो अगर जनूबी पंजाब तक पहुँच सकती है, केपी तक पहुंच सकती है, इस्लामाबाद पहुंच सकती है, तो उन तक क्यों नहीं पहुंच सकती? जो बेचारे वहां पे सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी तो वो बनते हैं, उनको मिलना चाहिए।
और देखें, और ह्यूमन राइट्स का उनका ज़्यादा मसला, मिसिंग पर्सन का एक मसला है, और दूसरा वहाँ पे एजुकेशन की फैसिलिटीज बिल्कुल ना होने के बराबर है। एक ये चीज हम डिस्कस करेंगे कि मिसिंग पर्सन मतलब आखिर क्या वजह, लाइक अगर कोई गलत करता है, मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, पाकिस्तान के अगेंस्ट कर रहा हूँ, तो भाई कोर्ट में लेके जाएं, मुझे सजा दें, जो भी करें। और ऐसे ही जो मिसिंग पर्सन है, अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं, इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, मैं खुद कहता हूँ उन्हें सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मिसिंग पर्सन वाला बात समझ में नहीं आती, जो गलत है उसे सजा मिलनी चाहिए। क्या समझते हैं ना, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे कवरेज की जाती है, और जो कोई जर्नलिस्ट या कोई भी अगर कोशिश करता है तो उसको भी बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बलूचिस्तान के अंदर कुछ लोगों का ये कहना है कि वहाँ के ऊपर वो कबायली जो इकट्ठे होकर वो पाकिस्तान के खिलाफ को बात करते हैं या पाकिस्तान के खिलाफ को ग्रोह बनाते हैं। सबसे पहले तो आप उसको अदालत के अंदर साबित करें।